बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम देखने जा रहे हैं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और उसके साथ साथ जो है वो उनकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुई। तो ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान बनने के बाद 1947 को जब पाकिस्तान बन जाता है। तो क्या होता है कि जी हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म इलेक्ट होते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे कौन बनते हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? लियाकत अली ख़ान। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कौन बनते हैं? वो भी बनते हैं कायद आज़म। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली क्या है? बेसिकली जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ थे तो उस वक़्त 1945 में 1945 में इलेक्शंस हुए थे। उन इलेक्शंस के नतीजे में क्या हुआ था कि एक लेजिस्लेचर बनाई गई थी जो कि इंडिया और पाकिस्तान यानी उस वक़्त दोनों इकट्ठे थे, तो उसके लिए जो है वो काम करती थी कानून साजी का। तो जब डिवीज़न हुई तो फिर क्या किया गया, उस लेजिस्लेचर को, उस कानून साज असम्बली को भी डिवाइड किया गया। तो डिवीज़न के बाद जो पाकिस्तान के हिस्से में आए वो 69 मेंबर्स थे उस कानून साज असम्बली के। तो इस तरह हमारे पास स्टार्टिंग में 69 मेंबर्स थे, लेकिन 10 मेंबर्स जो थे वो बाद में ऐड किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में। तो क्या हुआ, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं कायद आज़म, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लियाकत अली ख़ान हैं, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वो भी हैं कायद आज़म। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं हम कि 1948 में यानी एक साल बाद क्या होता है कि कायद आज़म की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो दोनों ओहदे हैं गवर्नर जनरल का और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का जो प्रेसिडेंट है, ये दोनों ओहदे खाली हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जी यहाँ पे आते हैं हमारे पास गवर्नर जनरल के ओहदे पे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हमारे बनते हैं मौलवी तमीज़ुद्दीन। ठीक है, सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कौन बनते हैं? मौलवी तमीज़ुद्दीन। अब क्या होता है कि जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं लियाकत अली ख़ान, ये और हमारे जो सेकंड गवर्नर जनरल हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ये दोनों मिलकर एक रेजोल्यूशन पेश करते हैं सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बेसिकली क्या चीज़ है? ये जिस तरह हमारे आजकल नेशनल असम्बली होती है ना, आगे काफ़ी सारे मेंबर्स बैठे होते हैं और एक जो है वो स्पीकर होता है, जैसे आजकल हमारे हैं कैसर कैसर रज़ा साहब। तो उसी तरह जो नेशनल असम्बली है उस वक़्त उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कहते थे। तो क्या किया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और सेकंड गवर्नर जनरल ने मिल के 7 मार्च को एक जो है वो रेजोल्यूशन पेश की जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और ये रेजोल्यूशन 12 मार्च को पास भी कर दी गई इस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में। क्या हुआ कि हमारी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने और सेकंड गवर्नर जनरल ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की 7 मार्च को, जो कि 12 मार्च को पास कर दी गई। अब जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास की गई उसी दिन एक कमेटी भी बना दी गई। किसने बनाई कमेटी? ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने। कौन सी कमेटी बनाई थी? उसका नाम था बेसिक प्रिंसिपल कमेटी। अब बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का क्या काम था? बेसिक प्रिंसिपल कमेटी का ये काम था कि ये कमेटी पाकिस्तान के आइन का ढांचा बनाएगी, यानी पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी जो
उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो ये कमेटी जो है वो डेवलप करेगी। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसमें क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये था कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया है उस मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है वो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। यानी जिन मकासद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया है उन मकासद को मद्देनज़र रखते हुए हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो फिर क्या हुआ जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस शुरू हो गया किसके थ्रू, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी के थ्रू। तो उसके बाद जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट जो है वो 1950 में पेश करते हैं। कब, 1950 में। तो इस रिपोर्ट में ये था कि यहाँ पे कुछ सीट्स का मसला था। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो कहते थे, यानी जो बंगाल, सूबा बंगाल था हमारा, वो कहते थे कि हमारी आबादी ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा सीट्स दी जाएं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान है इसकी आबादी कम थी, यहाँ सूबे ज़्यादा थे तो ये कहते थे हमें ज़्यादा सीट्स दी जाएं। तो यहाँ पे कुछ सीट्स का इशू था, इसलिए जो है वो इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया गया, इस पर तनकीद की गई। तो जो लियाकत अली ख़ान थे उन्होंने कहा था कि ठीक है जी, आप जो है वो इस रिपोर्ट को रहने दें, अपनी सजेशंस दें, हम इस रिपोर्ट में रिफॉर्म्स करेंगे, इसको चेंज करेंगे और हम सेकंड रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उनके सेकंड रिपोर्ट पेश करने से पहले ही उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। रावलपिंडी लियाकत बाग में वो खिताब कर रहे थे तो उनका जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। जो सामने आवाम होती है सुनने वाली, किताब सुनने वाली, उसमें से कोई उनको कत्ल कर देता है गोली मार के। तो फिर क्या होता है जी, उनकी सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो फिर जो हमारे ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब हैं इनको लगता है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो हुकूमत उनके हाथों में आ जाएगी, पावर उनके हाथों में आ जाएगी और वो मुल्क को चला सकेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि वो अपनी गवर्नर जनरल की सीट छोड़कर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आ गए। तो फिर क्या हुआ, ये जो गवर्नर जनरल की सीट है वो खाली हो गई। तो यहाँ पे फिर आए जनरल गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। यहाँ पे कौन है, गुलाम मोहम्मद। और गुलाम मोहम्मद जो है वो हमारे तीसरे गवर्नर जनरल बने। तो गुलाम मोहम्मद कौन थे, ये जो थे ये लियाकत अली ख़ान का जो कैबिनेट था ना, बेसिकली ऐसे होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, एक इसके नीचे एक कैबिनेट होता है। उस कैबिनेट में क्या क्या होता है, ये जो सारे जितने भी वज़ीर होते हैं, वज़ीर आला, वज़ीर टेक्नोलॉजी, वज़ीर तर्जमान, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके अंडर होते हैं और उसको कलेक्टिवली इन मिनिस्टर्स को कैबिनेट कहते हैं। तो क्या था, ये गुलाम मोहम्मद साहब कौन थे, ये लियाकत अली ख़ान के कैबिनेट के एक मेंबर थे और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी वज़ीर ख़जाना थे। तो क्या किया, इनको थर्ड गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये मफलूज भी थे, गुलाम मोहम्मद मफलूज भी थे, तो यानी इनको फालज हुआ था। तो फिर क्या हुआ जी, हमारे सेकंड गवर्नर जनरल हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे सेकंड रिपोर्ट पेश करते हैं बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की। सेकंड रिपोर्ट को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज का इशू। जो फिर क्या नाम है, जो बंगाली हैं, सुबह बंगाल के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें हमारी जो बंगाली लैंग्वेज है इसको नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए क्योंकि हम जो हैं वो तादाद में ज़्यादा हैं। जबकि मगरबी पाकिस्तान में ये कहा जाता था कि हम जो है वो हमारे सूबे ज़्यादा हैं इसलिए उर्दू को जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो हुआ यूं कि यहाँ पे ये जब इशू चला लैंग्वेज का तो सूबा बंगाल में बहुत एक वायलेंट मूवमेंट चली लैंग्वेज के हवाले से। तो उस में बहुत कत्ल गारत भी हुआ और ये जो सब कुछ हो रहा था ये ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में हो रहा था।
और एक और चीज़ ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में हुई वो ये कि लाहौर में एक और मूवमेंट चली जिसको एंटी अहमदिया मूवमेंट कहा जाता है। ये भी एक बड़ी वायलेंट मूवमेंट थी कादियानियों के ख़िलाफ़। इसमें भी बहुत कत्ल गारत हुआ। इवन के हमें लाहौर में मार्शल लॉ लगाना पड़ा और फिर जो है वो आर्मी ने आके इस मूवमेंट को, इस कत्ल गारत को कंट्रोल किया। तो अल्टीमेटली जो है वो इन दोनों मूवमेंट्स का ज़िम्मेदार ख्वाजा नाज़मुद्दीन को ठहराया गया। यानी ये जो लाहौर में कत्ल गारत हो रही थी एंटी अहमदिया मूवमेंट, और जो सूबा बंगाल में जो लैंग्वेज की वजह से जो बहुत बड़ी एक मूवमेंट चली थी, तो इनको जो है वो ज़िम्मेदार ठहराया जाता है इनका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है ख्वाजा नाज़मुद्दीन को। तो फिर थर्ड गवर्नर जनरल जो थे हमारे गुलाम मोहम्मद, जो कि एक मफलूज आदमी थे, फालज हुआ था इनको। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास पावर थी कि ये प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के जो नीचे कैबिनेट होता है उसको रिमूव कर सकते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली जो होती है इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और ख्वाजा नाज़मुद्दीन को जो है वो इसको रिमूव कर दिया। इनको, हमारे जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, इनको रिमूव कर दिया। किस वजह से, क्यों रिमूव किया? क्योंकि इनको दोनों मूवमेंट्स का ज़िम्मेदार ठहराया गया। कौन कौन सी मूवमेंट? एक लाहौर में जो मूवमेंट हुई उसका, और जो बंगाल में मूवमेंट हुई लैंग्वेज के हवाले से, उसका ज़िम्मेदार ख्वाजा नाज़मुद्दीन को ठहराया गया। अब जब इनको रिमूव कर दिया तो फिर प्राइम मिनिस्टर की सीट फिर खाली हो गई। तो यहाँ पे फिर आते हैं हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा साहब। अब मोहम्मद अली बोगरा साहब क्या करते हैं जी, ये थर्ड रिपोर्ट देते हैं बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की। अब थर्ड रिपोर्ट को बोगरा फार्मूला भी कहा जाता है। फार्मूला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सीट्स की, जो सीट्स का इशू आ रहा था, ये बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सॉल्व कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि फार्मूला तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें फार्मूले में ये बताया गया कि ये जो गवर्नर जनरल हैं हमारे, इनकी ये पावर ख़त्म कर दी जाएगी कि ये प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को ख़त्म कर सकते हैं। तो इनकी ये पावर जब रिमूव कर दी गई इस फार्मूला में, तो फिर क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल को ये पसंद नहीं आई बात। तो इन्होंने क्या किया, इनका जो है वो कैबिनेट उड़ा दिया। जो नीचे वजीर होते हैं सारे वो उड़ा दिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वही था। और फिर दूसरा काम क्या किया इन्होंने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, ये जो रिपोर्ट्स, ये जो जिसने कानून बनाना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसको ख़त्म कर दिया, उसको भी उड़ा दिया। कब? 24 अक्टूबर 1954 को उसको भी उड़ा दिया। फिर इन्होंने क्या किया जी, दूसरी असम्बली बना दी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना दी। कब बनाई? 28 मई 1955 को सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना दी। फिर उन्होंने क्या किया, जो है मुल्क में 1 यूनिट लागू कर दिया। कब? 14 अक्टूबर 1955 को। 1 यूनिट का क्या मतलब कि बंगाल तो हमारा एक सूबा था ही, लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान है, ये जो मगरबी पाकिस्तान है, इसके तमाम सूबों को मिला के एक यूनिट बना दिया, एक सूबा बना दिया। तो इस तरह ईस्टर्न विंग और वेस्टर्न विंग कहलाया। हमारा जो पाकिस्तान है इसके दो विंग हो गए, ईस्टर्न विंग यानी जो सूबा बंगाल था, और वेस्टर्न विंग यानी इसमें जो सूबा सिंध, सरहद, बलूचिस्तान और पंजाब, ये चारों सूबे जो थे इनको मर्ज कर दिया गया। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या हुआ, अब गवर्नर जनरल साहब जो हैं वो फंस चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे काम कर दिए। इन्होंने ख्वाजा नाज़मुद्दीन को भी रिमूव कर दिया, इन्होंने मोहम्मद अली बोगरा का जो कैबिनेट है उसको भी चेंज कर दिया, इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया है, दूसरी असम्बली भी बना दी है, 1 यूनिट भी लागू कर दिया। अब ये जो है इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। तो ये अपनी मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाते हैं। अब इनका दोस्त कौन है? वो है सिकंदर मिर्ज़ा। अब ये सिकंदर मिर्ज़ा को बुलाते हैं और उनको एक बहुत अच्छा ओहदा देते हैं। तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब इनको मशवरा देते हैं, दोस्ताना मशवरा, कि भाई साहब आप जो हैं वो मफलूज हैं, आप अपना इलाज करवाएं और जो है वो इलाज करवा के आप वापस आएँ। तो
जो गुलाम मोहम्मद साहब हैं, ये इलाज की गर्ज से लंदन जाते हैं। लंदन जाने के बाद वहाँ से इलाज करवाते हैं, और इलाज करवा के जब वापस आने लगते हैं तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि ना भाई, आपकी कहानी ख़त्म, अगर वापस आए तो फिर अल्लाह के हवाले। तो ऐसा ही हुआ कि गुलाम मोहम्मद साहब फिर वापस नहीं आने दिया जाता इनको, और इनकी सीट संभाल लेते हैं हमारे सिकंदर मिर्ज़ा साहब, और इस तरह ये चौथे और हमारे लास्ट गवर्नर जनरल बन जाते हैं। अब सिकंदर मिर्ज़ा साहब आते हैं और जल्दी जल्दी क्या करते हैं जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1956 ये इन्फोर्स कर देते हैं। अब मसला यहाँ पे क्या था, अच्छा, ये 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज करते हैं, और प्लस ये क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज कर देते हैं। मोहम्मद अली बोगरा से ये क्या करते हैं, मोहम्मद अली को ले आते हैं। यानी रहा मोहम्मद अली, लेकिन वो बोगरा नहीं थे। मोहम्मद अली बोगरा से मोहम्मद अली ले आते हैं, और ये चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, मोहम्मद अली। फिर क्या करते हैं जी, ये इनको रियलाइज़ होता है कि ये जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया है 1956 का, इसमें तो पार्लियामेंट्री निज़ाम है, और पार्लियामेंट्री निज़ाम में क्या होता है, जो हुकूमत है वो किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। तो इसका मतलब कि हुकूमत किसकी होगी, मोहम्मद अली की। तो ये क्या हो गया, ये साइड पे हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो है वो गद्दी को, अपनी सीट को बचाने के लिए काम शुरू कर दिया। एक और चीज़ बताना भूल गया मैं कि 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल, इस टर्म को जो है वो प्रेसिडेंट के साथ रिप्लेस कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंट कहा जाने लगा इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इस तरह जो है सिकंदर मिर्ज़ा साहब हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। तो अब क्या हुआ जी, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, तो पावर्स किसके पास थी, गवर्नमेंट किसकी होनी थी, प्राइम मिनिस्टर की। तो ये जो है ये फिर साइड पे हो जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि इस तरह तो मेरी हुकूमत नहीं हो सकेगी। तो इन्होंने क्या किया फिर, 7 अक्टूबर 1958 को, तो इन्होंने क्या किया, 7 अक्टूबर 1958 को जो इनका बनाया हुआ, खुद ही इन्होंने नाफिज किया कानून, उसको मनसूख कर दिया, ख़त्म कर दिया उस कानून को। और प्लस इन्होंने क्या किया जी, 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, ताकि ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर, यानी ये हुकूमत जो है वो अपना काम ना कर सके अच्छे तरीके से, और इनकी सीट जो है वो बची रहे। तो क्या किया, मोहम्मद अली के बाद इन्होंने 3 मज़ीद प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। वो 3 प्राइम मिनिस्टर आगे मैं बता देता हूँ कौन कौन थे। तो क्या हुआ जी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, और क्या हुआ फिर, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट भी कर दिया, और फर्स्ट मार्शल लॉ भी लगा दिया। कब लगाया, ये भी 7 अक्टूबर 1958 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मनसूख किया गया, और मार्शल लॉ भी ये एक ही दिन पे लगाया गया। अब ये भी जो थे वो प्रॉब्लम में फंस चुके थे। क्यों, क्योंकि देखें ये 4 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके थे, और कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट हुआ। तो इन्होंने अपने फिर दोस्त को बुलाया, क्या किया, अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाया। इनके दोस्त कौन थे, अयूब खान। अब अयूब खान जो हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनका जो नज़रिया है वो सिकंदर मिर्ज़ा से नहीं मिलता है। तो क्या होता है, अयूब खान जो है वो, इनको एक आर्मी का बहुत अच्छा अहदा दिया जाता है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू, यानी इनका नज़रिया जो है वो डिफरेंट होता है सिकंदर मिर्ज़ा से। तो अयूब खान क्या करते हैं कि 27 अक्टूबर को, यानी 20 दिन बाद 27 अक्टूबर को, अपने जर्नैल्स को सिकंदर मिर्ज़ा के घर भेजते हैं, और कहते हैं कि भाई ये लो इस्तीफ़ा, इस पर दस्तखत करो, अगर दस्तखत नहीं करोगे तो फिर अल्लाह के सुपुर्द। तो क्या थी, मजबूरी थी, दस्तखत करने पड़े। इस तरह जो है वो फिर अयूब खान हमारे सेकंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और अयूब खान के आने के बाद फिर क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का फिर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं, और कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। हुआ क्यों, हुआ यूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा ने जैसा किया था गुलाम मोहम्मद मिर्ज़ा के साथ, गुलाम मोहम्मद के साथ, और इसके दोस्त ने फिर जो अयूब खान थे, इन्होंने भी ऐसा ही किया इसके साथ। तो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान बनता है
फर्स्ट गवर्नर जनरल होते हैं हमारे कायद आज़म, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान बनते हैं, और फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के प्रेसिडेंट होते हैं वो भी कायद आज़म होते हैं। कायद आज़म की डेथ हो जाती है 1948 में, और सेकंड गवर्नर जनरल का ओहदा संभालते हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन। और फिर क्या होता है जी, ये सेकंड प्रेसिडेंट कौन बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के, मौलवी तमीज़ुद्दीन, और सेकंड गवर्नर जनरल बनते हैं ख्वाजा नाज़मुद्दीन। अब पहले प्राइम मिनिस्टर और सेकंड गवर्नर जनरल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास करवाते हैं कब, 12 मार्च को, और उसी दिन जो है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी भी बना दी जाती है। बेसिक प्रिंसिपल कमेटी की पहली रिपोर्ट लियाकत अली ख़ान पेश करते हैं, दूसरी जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन करते हैं, और तीसरी जो है वो मोहम्मद अली करते हैं। तो पहली रिपोर्ट में प्रॉब्लम थी, तो उसको जो है उसके बाद जो है वो पहली रिपोर्ट के बाद लियाकत अली ख़ान का कत्ल हो जाता है, और उनकी सीट पे आ जाते हैं हमारे सेकंड गवर्नर जनरल, और सेकंड गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो है वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और इसी तरह फिर थर्ड गवर्नर जनरल की सीट पे आते हैं गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद जो है वो फिर हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर देते हैं। किस वजह से? दो मूवमेंट्स की वजह से। वो दो मूवमेंट्स कौन सी थी? एक तो लाहौर मूवमेंट्स जिसमें एंटी अहमदिया मूवमेंट है लाहौर में, जो काफ़ी ये वायलेंट मूवमेंट थी, और दूसरी कौन सी मूवमेंट थी? वो थी बंगाल लैंग्वेज मूवमेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है जी, ये जब इसको रिमूव कर देते हैं तो इनकी जगह पे ले आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा को। मोहम्मद अली बोगरा तीसरी रिपोर्ट देते हैं, और इसके तहत क्या होता है कि सीट्स का इशू रिजॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन गुलाम मोहम्मद की पावर्स जो हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। तो इनको गुस्सा आता है, ये गुस्से में आके क्या करते हैं, इनका कैबिनेट उड़ा देते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को उड़ा देते हैं, सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना देते हैं, और क्या करते हैं, ये वन यूनिट लागू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, ये फिर उलझन में पड़ जाते हैं, और फिर यहाँ पे इनके दोस्त इनकी मदद के लिए आते हैं, सिकंदर मिर्ज़ा साहब, जो कि इनको लंदन भेज देते हैं बीमारी का इलाज करवाने के लिए। वहाँ से फिर उनको वापस नहीं आने दिया जाता, और फिर सिकंदर मिर्ज़ा हमारे चौथे और लास्ट गवर्नर जनरल बन जाते हैं। जी आके क्या करते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करते हैं, और जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा से मोहम्मद अली को ले आते हैं, और क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। किसके तहत? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पहले प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्या होता है जी, फिर ये अपनी गद्दी को बचाने के लिए 3 प्राइम मिनिस्टर और चेंज करते हैं, और फिर क्या होता है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन उसको मंसूख कर देते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं, और यहाँ पे आते हैं इनके दोस्त अयूब खान, जो कि इनकी मदद के लिए आते हैं, और फिर इनको निकाल देते हैं और ख़ुद आ जाते हैं सीट संभालने। तो आकर ये क्या करते हैं, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स करते हैं, और फिर कुछ रिफॉर्म्स करते हैं जो हम बाद में देखेंगे। अब देख लें इनको निकाला क्यों गया था, जो कि पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, कि उन्होंने पूछा था कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर को क्यों रिमूव किया था। इनको दो मूवमेंट्स की वजह से रिमूव किया गया था। कौन सी मूवमेंट्स? एक जो लाहौर में मूवमेंट हुई थी एंटी अहमदिया मूवमेंट, और दूसरी बंगाल लैंग्वेज मूवमेंट, जो सुबह बंगाल में बहुत एक वायलेंट मूवमेंट चली थी उसकी वजह से। और मोहम्मद अली ये हमारे जो गुलाम मोहम्मद को क्यों रिमूव किया गया था? क्योंकि ये बीमार थे, इसलिए इनको रिमूव किया गया था। सिकंदर मिर्ज़ा को क्यों रिमूव किया गया था? क्योंकि इनके नज़रियात का डिफरेंस था अयूब खान के साथ, इसलिए अयूब खान ने इनको डिसमिस कर दिया था। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने, डिसमिसल। ठीक है, आगे बोगरा फार्मूला में देखें कि हमारे पास बोगरा फार्मूला क्या था, ये थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या था कि हमारे पास 2 हाउसेस होते हैं, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनेगी उसके 2 हाउस होंगे। ये जो असम्बली बनती है ना, असम्बलियाँ मतलब नेशनल असम्बली, इसी तरह के 2 हाउस होते हैं बाई कैमरल सिस्टम में। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, लेजिस्लेचर कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशन और चीज़ होती है, लेजिस्लेचर और चीज़ होती है। तो हमारा लेजिस्लेचर जो था वो बाई कैमरल था। बाई कैमरल में 2 हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस।
तो जो यूनिकैमरल होता है उसमें कोई भी हाउस नहीं होता, सिर्फ एक ही हाउस होता है, ना लोअर होता है ना अपर, सिर्फ सिंगल उसको हाउस ही कहते हैं। तो क्या था कि इन्होंने सीट्स को कैसे डिवाइड किया, इन्होंने कहा कि जी ऐसा करते हैं हम, जो हमारा मगरबी पाकिस्तान है इसमें प्रोविंसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो मगरबी पाकिस्तान को 40 सीट देते हैं अपर हाउस में, और ईस्ट पाकिस्तान का एक ही सूबा है और इसको हम 10 सीट दे देते हैं अपर हाउस में। और इसी तरह जो सूबा बंगाल है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको क्या करते हैं 165 सीट्स दे देते हैं लोअर हाउस में, और मगरबी पाकिस्तान में चूँकि जो पॉपुलेशन है वो कम है तो इनको 135 सीट दे देते हैं। इस तरह टोटल अगर हम देखें 10 प्लस 165 ये बनती हैं 175, और 40 प्लस 135 ये भी 75। तो इस तरह से ये बिल्कुल मतलब इक्वल इक्वल सीट्स आती हैं, इसलिए इसको जो है वो बोगरा फार्मूला कहा गया था। अब ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे जो उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने चेंज किए थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, आई चंद्रेगर और फिरोज़ खान नून। यहाँ पे ये जो है 3 प्राइम मिनिस्टर जो चेंज किए थे यहाँ पे सिकंदर मिर्ज़ा ने, सॉरी यहाँ पे ये भी नहीं है, यहाँ पे ये जो 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए थे उनके नाम हैं ये उनके नाम हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाता है हमारे पास। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, इनको देख लेते हैं। सोवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी हाकमियत का मालिक तो सिर्फ अल्लाह ताला है, यानी हुकूमत सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है, लेकिन हम इस हुकूमत का इस्तेमाल अल्लाह ताला की इमानत समझते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या था कि हुकूमत का हक तो सिर्फ अल्लाह ताला को है, लेकिन हम ये जो हमें पावर मिली है हम इस पावर को अल्लाह ताला की इमानत समझते हुए इस्तेमाल करेंगे। इस्लामिक डेमोक्रेसी, बेसिकली डेमोक्रेसी में इक्वल राइट्स की बात की जाती है, यानी इस्लामी लिहाज से हम स्टेट को, पूरे पाकिस्तान को हर फील्ड में इक्वल राइट्स देंगे, इक्वल राइट्स की बात करेंगे, हर इस्लामी लिहाज से हम इक्वल राइट्स देंगे। उसके बाद फ्रीडम थी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस था, माइनॉरिटीज़ जो थी उनके राइट्स का जो है वो यकीन बनाया गया कि उनको हम राइट्स देंगे, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो थे फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीज़न, यानी तमाम जो शहरी होंगे उनको बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे, तालीम और सेहत के बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम होगा। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम यानी कि दो तरह के जो है वो ग्रुप बनाए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, यानी गवर्नमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। इस तरह से पावर जो होगी गवर्नमेंट की वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या होता है, फेडरल का अपोजिट क्या होता है, सेंट्रलिज्म, जिसमें सिर्फ एक ही हुकूमत होती है, यानी एक ही हुकूमत होती है, उसका सूबों पे भी इख्तियार होता है और उसके पूरी स्टेट पे इख्तियार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई थी, फेडरल गवर्नमेंट, तो और दूसरी क्या थी, यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी, यानी सूबों की गवर्नमेंट को भी इख्तियार दिए गए थे, यानी पावर जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड की गई थी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिंध कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, ये अपने फ़ैसले करने में आज़ाद होंगी। कोई प्रेसिडेंट, कोई सदर, कोई वज़ीर इनको फोर्स नहीं करेगा कि ये जो फ़ैसला है ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक करें या इनको फ़ैसलों को चेंज करें। अब ये जो 3 पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ये पाकिस्तान के 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये तीनों पॉइंट्स शामिल हैं। तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं। 234 आर्टिकल्स थे इसमें और इसके 13 पार्ट्स थे। कितने थे, 235 आर्टिकल्स और 13 पार्ट्स। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम रखा गया ये पहली दफ़ा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और फेडरल सिस्टम था, यानी पावर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाई गई थी, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की
फेलियर की मेन वजह बनी कि यहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर थी। मींस के ये जो हाउसेस बनाए गए थे, ये अपर हाउस लोअर हाउस नहीं बनाया गया था, सिर्फ एक ही हाउस बनाया गया था। ठीक है। और दूसरे नंबर पे है जी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम था। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो उसकी वजह से क्या हुआ कि हुकूमत किसकी, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हुकूमत किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में किसकी होती है हुकूमत, सदर की, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट की, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हुकूमत किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की। और इसी तरह फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी जो अदालतें होंगी वो अपने फैसले करने में आज़ाद होंगी। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो सदर और वज़ीर आज़म उनका मुसलमान होना लाजम करार दिया गया। फंडामेंटल राइट्स की बात की गई कि सारे शहरियों को बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। और इस्लामिक लॉ जो है वो कोई भी हम कानून बनाएंगे उसको इस्लामिक तालीमात के मुताबिक बनाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो कि इस्लामिक तालीमात के ख़िलाफ़ होगा। अब लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू था कि बंगाल को बनाया जाए या उर्दू को बनाया जाए, बंगाली को या उर्दू को बनाया जाए। तो यहाँ पे दोनों को ही जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। तो इस तरह से ये जो है वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।